आइए हम लोग आज प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगाते हैं, जो आपको बहुत फायदेमंद होगा। आपका एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न इन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से आने वाले होंगे। और प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव से पहले कुछ हम बता दें कि इस पूरे ऑब्जेक्टिव में क्या क्या प्रश्न होंगे, कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उस सब का सारांश पहले ही हम बतला देते हैं। देखिए, इस पूरे ऑब्जेक्टिव का सेशन में हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया, पूछा जाएगा प्रकाश से ऑब्जेक्टिव, फिर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर दर्पण से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसके बाद फिर लेंस से पूछे जाएंगे, लेंस में दोनों लेंस से पूछे जाएंगे, और दर्पण में भी दोनों दर्पण से पूछे जाएंगे। फिर दर्पण में फोकस के बाद मुख्य अक्ष के बाद दर्पण में बनने वाले वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद लेंस की बात किया जाए तो लेंस में लेंस की क्षमता और लेंस के गुण के बारे में इन सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं इन सब प्रश्न को लगाने के लिए। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। देखिए, पहला प्रश्न क्या है आपके लिए। पहला प्रश्न आपको रखा गया है, प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आपका ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पे देखिए, प्रकाश की किरण के बारे में बोला जाए तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसको प्रूव करने के लिए न्यूटन ने बताए थे कि एक पाइप लेकर देखिए, अगर पाइप सीधा रहेगा तो ये इस छोर से उस छोर का, यानी इस तरफ से उस तरफ का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। यदि हम पाइप को तिरछा कर देंगे तो पाइप तिरछा करने से इस तरफ का वस्तु उस तरफ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर तिरछी रेखा में गमन करती तब पाइप मुड़ा हुआ रहता तो मुड़ करके भी दिखाई देता। इसलिए कहेंगे हम यहाँ अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। आपका ऑप्शन होगा ए सीधी रेखा में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, आज का दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग कम होता है, न्यूनतम होता है मतलब कम होता है। कम कहाँ पे होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन है जल में, तीसरा ऑप्शन है वायु में, चौथा ऑप्शन है कांच में। प्रकाश का जो वेग होता है किसमें सबसे कम होता है? तो आइए हम सबसे बारी बारी से देखते हैं कितना कितना होता है इससे। अगर देखा जाए प्रकाश का निर्वात में चाल देखते हैं, निर्वात में वेग देखेंगे तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और जल में देखा जाए तो जल में प्रकाश का चाल होता है, जल में 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर देखा जाए कांच में, देखा जाए कांच में तो 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ये। और वायु में कहा जाए या निर्वात में कहा जाए, दोनों का स्पीड एक ही होता है। इसलिए आपका ऑप्शन देखिए सबसे कम किस में है, तो सबसे कम क्या है? कांच में होगा। यानी प्रकाश के वेग का न्यूनतम वेग किस में होगा? कांच में। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में क्या कहा गया? तीसरा प्रश्न में कहा गया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी अर्थात ड्राइवर होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी ड्राइवर के सामने एक दर्पण लगा होता है। उस दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है, वह कौन सा दर्पण होता है? उस दर्पण के बारे में देखा जाए तो वो देखिएगा उस दर्पण में कौन सा दर्पण होता है। पहला ऑप्शन ये है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। तो आपका ये डी तो क्लियर है कि लेंस तो होता नहीं है, लेंस आर पार दिखाई दे देगा, तो लेंस होता नहीं है। जो सामने रहता है वो दर्पण होता है, तो कोई ना कोई दर्पण होगा। आपका आंसर क्या है? पहला समतल लेंस। समतल लेंस में क्या होता है ना कि प्रतिबिंब जो बनता है जो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। और समतल लेंस में एक विशेषता यह है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु से कम आधे साइज की दर्पण होनी चाहिए। वस्तु से कम आधे साइज की दर्पण होनी चाहिए, तब हम समतल दर्पण में पूरा हम वस्तु का इमेज देख सकते हैं। जैसे हमारा 5 फीट है लंबाई, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा सर से लेकर पैर तक दर्पण में दिखाई दे, तो दर्पण कम से कम आधा होना चाहिए या आधा से अधिक, अर्थात
5 फीट का आधा, 2.5 फीट से अधिक होना चाहिए। अब सोचिए रोड पर गाड़ी चलावेगा ड्राइवर, तो उसका साइड में जो दर्पण लगा होगा, तो उतना बड़ा बड़ा गाड़ी को देखने के लिए बड़ा बड़ा दर्पण थोड़ी लगा होता है, छोटा होता है। ये तो क्लियर है पहला ऑप्शन कि समतल दर्पण होगा नहीं। अगला है उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण, इसका विशेष आंसर होगा उत्तल दर्पण। अब क्यों होगा इसके बताते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत दूर तक होता है, वह दूर की चीजों को दिखाता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है, क्योंकि कितना ही बड़ा वस्तु होगा उसका छोटा करके वो इमेज उसमें बनाएगा। तो दो गुण देख लिए, पहला उत्तल लेंस का होता है जो दूर तक देखने का क्षमता होता है, मतलब उत्तल दर्पण में देखेगा तो दूर तक के वस्तुओं को, अर्थात दूर के जो भी वस्तु होंगे उस सबको इसमें दिखाई देगा। दूसरा है कि उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यही गुण के कारण से हम इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस में नहीं प्रयोग करते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि अवतल लेंस में काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक भी प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। कभी कभी उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा तो ड्राइवर देख के परेशान हो जाएगा कि गाड़ी चक्का ऊपर कैसे हो गया नीचे था से, तो उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता, उल्टा प्रतिबिंब इसमें बन जाता है। इसलिए आपका आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। क्यों हुआ इसका कारण बताया गया। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र दूर तक होता है, दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। दूसरा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, छोटा प्रतिबिंब जिससे दर्पण में दिखाई देगा बढ़िया से। और इसमें देखा जाए तो हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, काल्पनिक और सीधा। यही कारण से इसमें लगा होता है कौन दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कर रहा है मोटर कार के, देखिएगा मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो मोटर कार होता है अर्थात मोटर गाड़ी कहिए, मोटर गाड़ी कोई ही कहिए, बोलेरो कर लीजिए, स्कॉर्पियो कर लीजिए, कोई भी गाड़ी होती है, उस गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट के बारे में क्या हो जाए, आगे वाला लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा। आपका पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है बी उत्तल दर्पण, और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, और चौथा है उत्तल लेंस। तो लेंस तो होगा ही नहीं, ये क्लियर लेंस नहीं होगा। अब देखा जाए गाड़ी का हेडलाइट होता है, तो हेडलाइट के बारे में देखा जाए, देखिए कोई भी गाड़ी होती है, तीस तरह से गाड़ी होते हैं, यहाँ पे इसको लगाना होगा लाइट, यहाँ लगाना होगा। तो इस क्या करेगा, इस लाइट को लगाने के लिए यहाँ लगाएगा इस तरह से, इस तरह से इमेज बनाएगा। ये लाइट का होता है कटोरा, हम कटोरा भी बोलते हैं इसको, टॉर्च का कटोरा बोलते हैं, इसमें लाइट लगा होता है। अभी फैलेगा प्रकाश, यहाँ से बल्ब जलेगा तो इधर की ओर सीधा भेजेगा, इधर को जाएगा इधर भेजेगा, इधर को जाएगा इधर भेजेगा, मतलब आगे की ओर फोकस को बढ़ाएगा, इधर उधर को बढ़ाएगा नहीं। तब देखिए इस फिगर में इधर से कलर किया गया है और परावर्तक सतह इधर है, यानी ऐसा दर्पण बन गया। बाहर में ये कलर किया गया है और परावर्तक सतह अंदर है। अब आप बताइए कि किस दर्पण का होगा फिगर। ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण। यानी कह सकते हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में, हेडलाइट कहिए या सर्च लाइट कहिए या टॉर्च में कहिए, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया होता है, तो कहेंगे आपका अवतल दर्पण का ऑप्शन होगा सी, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, अगला प्रश्न 5वां प्रश्न करा है, ध्यान से पढ़ेगा प्रश्न को। प्रश्न करा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब के बारे में पूछा जा रहा है कि कैसा बनता है इसे। तो ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात किया जाए समतल दर्पण, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक नहीं बनता है, वो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक उल्टा होता है। काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, काल्पनिक सीधा, लेकिन पार्श्विक उल्टा होता है, पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब, आप दर्पण में अगर समतल दर्पण में चेहरा देखते हैं तो आपका ये दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, मुड़ी ऊपर तो ऊपर पर मुड़ी दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, काल्पनिक बनेगा। लेके इधर है, लेके उस साइड कोई वस्तु है, काल्पनिक कल्पना में दिखाई देगा। लेकिन जो दायां हाथ होता है ना, लगेगा ऐसा, आप उठाइएगा दायां हाथ तो उसमें दर्पण में दिखेगा, लग रहा है कि बायां हाथ उठ रहा है। कभी कभी ऐसे देखिएगा कि बायां हाथ उठा रहे हैं तो लगेगा कि दायां हाथ उठ रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। यानी इसका क्लियर है, आपका आंसर होगा बी काल्पनिक। इसमें क्या क्या काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है और पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब लिटरली अपोजिट,
दायां का बायां और बायां का दायां, ऐसे बनता है। तो आपका ऑप्शन हुआ बी। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ये सही होता है। लेंस की क्षमता का ये सही क्या होता है? ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है लक्स, डी है एंगस्ट्रम। सभी को बारे में समझते हैं। देखिए एंगस्ट्रम क्या है? ये दूरी मापने की इकाई है। छोटी दूरी, जैसे कोई परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक की अगर दूरी की बात की जाए, त्रिज्या की बात की जाए, तो ये सब एंगस्ट्रम में मापे जाते हैं। अगला है लक्स। लक्स क्या है? तो प्रकाश के दीपन का मात्रक है। प्रकाश के दीपन का मतलब कितना क्षेत्र पर प्रकाश गिर रहा है, उसका मात्रक है। ल्यूमेन क्या है? तो प्रकाश की तीव्रता का मापक, यानी ऐसा मात्रक है, यानी कितना तेज से प्रकाश की तीव्रता है। ये है डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। तो आपका ऑप्शन होगा ए। इसमें कहेंगे तो किसका मात्रक? तीव्रता का मात्रक। ई दीपन का मात्रक। ई दूरी का मात्रक, छोटी दूरी मापने के लिए। आपका ऑप्शन हुआ ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरण को हम जो दिखाते हैं, उस दिखाने वाला को क्या कहते हैं? अर्थात प्रकाश की किरण को जो जिस रास्ता से दिखाते हैं, जैसे प्रकाश की किरण दिखा रही है, प्रकाश की किरण जा रहा है इस रास्ता को, इस रास्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है किरण रेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन होगा ये किरण आरेख। किरण आरेख ही क्यों होगा, सबके बारे में विश्लेषण करते हैं। देखिए किरण आरेख, अभी इसको रोकते हैं। फोकस क्या है? तो फोकस किसी बिंदु या स्रोत से निकला हुआ किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता है उसे फोकस कहते हैं। मतलब दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता है तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं, अर्थात फोकस करता है। फोकस और बिंदु, ये फोकस हो गया, ये दर्पण का गुण हो गया। अगला किरण पुंज रखा जाए। किरण पुंज, तो प्रकाश में किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। ढेर सारा किरण चलाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4, ये सब किरणों के समूह है, जिसको बोले किरण पुंज। और हम सब्जेक्टिव में आपको बताए हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। यहाँ फिगर जो बनाया गया है ये समांतर किरण पुंज का है। अगर यही किरण पुंज इस तरह से रहता, सभी एक बिंदु पर आता हुआ दिखाई देता, तो इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिए तीर सब अंदर की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको अभिसारी किरण पुंज। और यही सभी ओर फैलता हुआ दिखाया था, इस बिंदु से इधर की ओर निकल रहा है, इधर की ओर निकल रहा है, इधर की ओर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, तो इसको अपसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन होगा ए किरण आरेख। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाला चित्र, प्रकाश के किरण का पथ दर्शाने वाला चित्र को कहते हैं किरण आरेख। क्लियर है? आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? कह दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। यानी यहाँ पे लेंस की क्षमता से प्रश्न पूछे गए हैं और यह आंकिक प्रश्न में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, एम बी बी अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही होगा आपका। अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे? प्रश्न दिया गया दो डायोप्टर, दो डी लिखा गया, डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, मतलब फोकस ज्ञात करना है। और यह लेंस की क्षमता दिया गया, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया गया कहते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता दिया गया है 2 डायोप्टर। और ज्ञात करना क्या है? फोकस ज्ञात करना है, एफ बराबर हुआ। तो हमारे पास एक फार्मूला है, या फार्मूला याद भी कर लीजिए कि लेंस की क्षमता, एफ लिखिए, लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को पी से लिखते हैं, पी बराबर फार्मूला होता है 1/f। यानी लेंस की क्षमता दिया गया है, पी का मान दिया गया है 2d, पी का मान दिया गया है 2 डायोप्टर। अर्थात यहाँ पी के बगैर प्रकार लिख सकते हैं पी की जगह पर 2 हो गया, 2 डायोप्टर बराबर में 1 में एफ, यही एफ का मान ज्ञात करना है। और ये जो दूरी होता है, फोकस दूरी, ये हमेशा मीटर में होता है, सेंटीमीटर में नहीं होता है। हमेशा किस में होता है? देखिए हमेशा यहाँ से मीटर में होता है। ये फोकस हो गया। अब देखिए यहाँ से उसमें तो क्या हुआ? 1 होगा, 1। अब यहाँ से निकालेंगे 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2f, 2f बराबर में 1 होगा। अब निकालेंगे f बराबर
तो होगा हमारे पास एफ बराबर छाट देते हैं, एफ बराबर होगा 1/2। ये मीटर में होता है, हमेशा किस में होता है, मीटर में। लेकिन आपका आंसर किस में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 1/2 गुना में 100 तो क्या 50 दूनी 100, तो एफ बराबर 50 सेंटीमीटर। यानी आपका आंसर हुआ डी 50 सेंटीमीटर। क्लियर है। फॉर्मूला याद रखेगा, लेंस की क्षमता का हिस्सा मात्रा पर डायोप्टर, और फार्मूला होता है पी बराबर 1/f। पी हो गया लेंस की क्षमता, एक हो गया ही संख्यात्मक मान, यह एफ क्या है, फोकस दूरी, फोकस। ये हमेशा ही होता है मीटर में होता है, याद रखिए। लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा मीटर में होता है, यही से प्रश्न में गलती आपसे हो जाएगा। हमेशा याद रखें, मीटर में जब आएगा तो इसको सेंटीमीटर बदल देंगे, सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है। कोई उत्तल लेंस है, इसका फोकसांतर कर रहा है, मतलब फोकस का मान दिया गया है, एफ का मान दिया गया है 50। देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिले है ना, 50 सेंटीमीटर दिले। हमेशा फोकस दूरी मीटर में रखना है, सेंटीमीटर में नहीं रखना है, लेकिन दिया गया सेंटीमीटर में। फिर करा उसकी क्षमता क्या होगी, क्षमता का मतलब पी पूछ रहा है, पी बराबर वाट, यही पूछ रहा है, पी बराबर वाट। तो हमें देखिए ये लिखा गया है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का क्षमता हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक। क्या रखिए, उत्तल लेंस का क्षमता होगा से धनात्मक, और अवतल लेंस का क्षमता होगा ऋणात्मक होगा। तो क्षमता जो निकलेगा धनात्मक रहेगा। देखिए फोकस सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/100 से गुना करेंगे, अर्थात 100 से भागा दे देंगे, तो कितना आएगा 50 दूनी 100, दो मतलब। तो कहेंगे एफ का मान कितना आ जाएगा, एफ का मान 1/2 मीटर, एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास, एफ बराबर 1/2 मीटर में हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यह निकालना है पी बराबर, पी बराबर हो गया यहाँ से 1/2 मीटर। देखिए यहाँ से 1/2 मीटर। अब यहाँ से फॉर्मूला होता है, सॉरी पी के बारे में, पी का फॉर्मूला होता है 1/f। यानी ये हमारा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, और एफ का मान हमारे पास कितना आ गया 1/2। एफ का मान कितना गया 1/2, लेकिन पी बराबर 1, एफ का मान 1/2, ये 2 चलेगा ऊपर है, तो पी बराबर कितना आएगा 2, अर्थात 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। आपका ऑप्शन होगा डी +2 डायोप्टर। क्यों, तो किसी उत्तल लेंस का क्षमता हमेशा प्लस में होता है। क्लियर है। हमेशा याद रखें कि मीटर में होता है। आपका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको रहते हैं प्रकाश के लिए किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश में जो किरण का समूह होता है इस तरह से क्या कहते हैं, किरणों के समूह को थोड़ा देर पहले बता चुके हैं। किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज, किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। ये प्रकाश का स्रोत तो दीप्त पिंड होगा, जहाँ से प्रकाश खुद उत्पन्न होता है। ये प्रदीप्त पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता नहीं है। ये प्रकीर्ण प्रकीर्ण कहने का मतलब प्रकाश के विभिन्न रंगों को बिखरने की घटना, प्रकीर्ण। तो आपका ऑप्शन हुआ किरण पुंज। क्लियर है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ये बताएं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। क्या रखिए, उत्तल क्षमता धनात्मक, अवतल क्षमता ऋणात्मक, ऋणात्मक। दिमाग रखिएगा सेट। तो उत्तल लेंस को पूछ रहा है, तो आइए देखिए ऑप्शन में क्या हुआ, उत्तल लेंस का धनात्मक, ऑप्शन बी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर पूछा गया है, इसमें सेम वही प्रश्न आ गया, उल्टा पूछ दिया। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, देखिए अवतल उत्तल का प्लस अवतल का माइनस, ऑप्शन ए ऋणात्मक। क्लियर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें छोटे छोटे प्रश्न है, इजी प्रश्न है। इतना इजी प्रश्न कि आप हमेशा इसको दिमाग में नहीं ओठ पर रख सकते हैं, कंठस्थ भी नहीं, हमेशा हमेशा इसको ओठ पर रख सकते हैं याद करके। अगला प्रश्न देखिए,
उत्तल लेंस को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर बात की जाए उत्तल लेंस के बारे में तो इसका अन्य नाम के बारे में क्या होता है। तो उत्तल लेंस में देखिए, पहले लेंस फिर बनाते हैं, ये हमारे पास उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में अगर हम प्रकाश से किरण यहाँ से गुजारेंगे तो द्वारक के पास जाएगा, बीच में होगा द्वारक, सीधे जाएगा और फोकस पर गुजर जाएगा, फिर इधर से कोई किरण गुजारेंगे तो फोकस से फिर गुजर जाएगा। तो इसमें एक गुण विशेष प्रकार का होता है, वह गुण किरण को किसी एक बिंदु पर मोड़ने का गुण होता है। देखिए, इस बिंदु पर दोनों किरण मोड़ रहा है, तो जब दोनों किरण एक ही बिंदु पर मोड़ता हुआ प्रतीत होता है तो हम बताए थे किरण पुंज में कि यह अभिसारी किरण पुंज है। किस किरण पुंज का निर्माण हो रहा है? अभिसारी। आप चलाएंगे से तो यहाँ मोड़ता हुआ दिखाई देगा, आप चलाएंगे से यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो यह हो गया अभिसारी किरण पुंज। तो दर्पण को बोलेंगे अभिसारी दर्पण, उत्तल लेंस को बोलेंगे अभिसारी, बोलेंगे लेंस। अगर दर्पण रहता तो अभिसारी, लेकिन यहाँ लेंस है उत्तल लेंस, तो बोलेंगे अभिसारी लेंस। क्लियर है? ये अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस क्यों कह दिए? क्योंकि इसमें किरणों को एक बिंदु पर मोड़ने का गुण पाया जाता है, यही कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी क्यों नहीं कहे? अपसारी फैलाने का गुण रहता तब बोलते हैं अपसारी। और ये द्वि उत्तल लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस का प्रकार हो गया द्वितल, मतलब आपका ऑप्शन हुआ ये। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अवतल लेंस को कहते हैं। सेम वही प्रश्न था, उल्टा हो गया। अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस फिगर बनाएंगे, ये हमारा है अवतल लेंस। ये हो गया अवतल लेंस। ये क्या करता है? किरण को, देखिए अगर हम यहाँ से किरण गुजारेंगे तो ये इधर फैला देगा, और यहाँ से किरण गुजारेंगे तो इधर पर फैला देगा। तो किरण को फैलाने का गुण पाया गया। देखिए, यहाँ भेजेंगे इधर फैला देगा, इधर भेजेंगे इधर फैला देगा। तो किरणों को क्या कर रहा है? फैलाने का गुण इसमें पाया गया है। फैलाने का गुण के कारण से इसको अपसारी लेंस कहते हैं, अर्थात उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, सॉरी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस किरण को फैलाने का गुण कर रहा है, अप कर रहा है, फैला रहा है, इसलिए अपसारी। अवतल लेंस अपसारी, अवतल लेंस अपसारी और उत्तल लेंस अभिसारी, उत्तल लेंस अभिसारी। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका ऑप्शन कौन होगा? आपका ऑप्शन होगा अपसारी, सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये आज का आखिरी प्रश्न होगा और मेन प्रश्न होगा मुख्य प्रश्न में। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। आप इसको प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या है इसका आंसर से ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, लेंस में प्रयोग, लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। लेंस अगर बनाया जाता तो कौन कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? पहला जल, जल तो लेंस की तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पार से उस पार दिखाई देता है। वैसा पारदर्शी पदार्थ जिसका एक भाग टेढ़ा होता है उसे लेंस कहते हैं। वैसा पारदर्शी पदार्थ जिसका एक भाग टेढ़ा होता है उससे हम लोग लेंस कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ तो लेंस है, इसको बनाया जा सकता है जल। फिर कांच, कांच तो लेंस बनाया जा सकता है, कांच इस पार से उस पार दिखाई देता है, बना सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है, इस पार से उस पार दिखाई देता है। लेकिन मिट्टी पारदर्शी नहीं होता है, मिट्टी पारदर्शी नहीं होता है, इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता, इसलिए मिट्टी को लेंस नहीं बनाया जा सकता है। आपका ऑप्शन हुआ डी, बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा, डी। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारे साथ आपको मिलने वाला है। आप इस चैनल को प्रतिदिन देखिएगा, आप इसी टाइम पर ये अपलोड हमेशा एक वीडियो होते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।